नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और मिड डे प्राइम में करेंगे बात संसद की कार्यवाही की भी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर अपना वक्तव्य भी दिया, जिसके बाद हंगामा भी हुआ संसद में। कैसी चल रही है कार्यवाही बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही रायसीना डायलॉग भी जारी है इस वक्त देश में। कल शुरू हुआ और अगले दिन जाकर खत्म होगा, लेकिन आज दूसरा दिन है इसका। और ऐसे में आज दूसरे दिन के अवसर पर भी क्या कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं वहां से बताएंगे आपको, क्योंकि विदेश मंत्री ने जहां एक और अपना वक्तव्य दिया है, तो वहीं दूसरी ओर तुलसी गाबार्ड जो अमेरिका की डायरेक्ट इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और आज यूक्रेन के विदेश मंत्री भी रखेंगे बात, इस पर भी होगी हमारी करीबी नजर। साथ ही नागपुर से भी जो हिंसा की खबर आई है उसको लेकर भी इस वक्त के हालात क्या है बताएंगे आपको। इस वक्त की सारी खबरें हमारे साथ है। आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ को बताया अमृत संकल्पों की सिद्धि का सबसे बड़ा माध्यम। लोकसभा में कहा, महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के किए दर्शन। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पश्चिमी देशों पर कड़ा प्रहार। कहा, पाकिस्तान की ओर से भारत में हमले और घुसपैठ को क्षेत्रीय विवाद में बदला। तुलसी गाबार्ड का हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में। मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मामले की जांच शुरू। हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल, 47 आरोपी हिरासत में। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पटना स्थित ईडी के दफ्तर में हुई पेश। तेज प्रताप यादव भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मर का स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर रवाना। स्पेसक्राफ्ट के बुधवार सुबह 3:30 बजे के आसपास लैंड करने की संभावना। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं संसद की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा में दिए अपने वक्तव्य में कहा कि इसमें शामिल लोगों ने मैं की भावना को छोड़कर हम के भाव को अपनाया। उन्होंने कहा कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। देश की एकता का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उसे भेदने के सारे प्रयासों को उसने भेद दिया है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और लोकसभा में दिए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से मिली प्रेरणाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने नदी उत्सव की परंपरा को विस्तार दिए जाने का आह्वान किया। महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा।
इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। और प्रधानमंत्री ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ में देशवासियों ने राष्ट्रीय चेतना के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने सभी शंकाओं और आशंकाओं का जवाब दिया है। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर जो कल चर्चा शुरू हुई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना संबोधन दे रहे हैं। रेलवे का एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा आइटम है 1,16,000 करोड़ का, और पेंशनर्स है करीब 15 लाख, तो उनका पेंशन की कॉस्ट है करीब 66,000 करोड़। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ है और फाइनेंसिंग की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ है। ये सब करीब मिला के टोटल एक्सपेंडिचर 2,75,000 करोड़ का है और इनकम रेवेन्यू करीब 2,78,000 करोड़ का है। तो करीब 2-3 साल कोविड के बाद से करीब अब हर साल अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने खर्चे हैं, वो रेलवे अपने ही रेवेन्यू से मीट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी हेल्दी पोजीशन की तरफ रेलवे अब बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास लगा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे पैसेंजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देता है। रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में, 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है, मात्र 73 पैसे का, यानी टोटल 53% ही रेवेन्यू लेती है, 47% डिस्काउंट होता है। और इस टोटल डिस्काउंट का जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है और ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन होता है। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। मैं अगर यूरोप के देशों से कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी, उसमें तो 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना है, लेकिन केवल अगर हमारे पड़ोस के देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भी एक 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है, भारत में जहां 121 रुपये है, पाकिस्तान में 436 रुपये, बांग्लादेश में 323 रुपये और श्रीलंका में 413 रुपये। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। इतना एक सब्सिडाइज्ड ट्रैवल भारत में होता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरे विषय पे आऊँगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे रेलवे के मेजर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स।
माननीय अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है और विपक्ष के सभी साथी भी इसमें गौरव करेंगे, सभी साथी गौरव करें इसमें कि आज भारत विश्व के टॉप 3 लोडिंग कंट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। इस साल 1.6 बिलियन टन कार्गो रेलवे कैरी करेगा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, रिकॉर्ड है। और अब सिर्फ चाइना और यूएस और भारत ये टॉप 3 हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की और इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी देशवासियों को और सभी सांसदों को और सभी रेलवे के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, 34,000 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक बने, जो कि जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष जी, ट्रैक जो रिप्लेस हुए हैं, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी बनाना, उसमें 50,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी हैं और उसके कारण सेफ्टी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। अध्यक्ष जी, 12,000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने, जिससे कि बहुत बड़ा देश में इसका लाभ हुआ है। और कोविड के बाद में पैसेंजर्स इस बार फिर 720 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स भारत की रेलवे कैरी करेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। LHB कोचेस जो जहां मात्र 400-500 बनते थे, अध्यक्ष जी अब 5,000 साढ़े 5,000 बनते हैं और 41,000 LHB कोचेस बने हैं इन 10 वर्षों में। अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव का प्रोडक्शन, इंजन का प्रोडक्शन 1,400 पे पहुंच गया है, जो पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप, इन दोनों को जोड़ दे उससे भी ज़्यादा है भारत का लोकोमोटिव का प्रोडक्शन। अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, देश ने 2 लाख वैगन ऐड किए अपनी फ्लीट में, 2 लाख वैगन ऐड किए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। 14,000 ब्रिजेस को पूरा रीबिल्ड किया, रिहेबिलिटेट किया है। अध्यक्ष जी, 3,300 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, एक ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें अगर 1 सेकंड के लिए भी माननीय सांसद महोदय सुने तो उनकी छाती गर्व से फूल उठेगी। अध्यक्ष जी, आज भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के कोच जा रहे हैं, यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में बोगी जा रही है भारत की एक्सपोर्ट होके। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया और स्पेन, जर्मनी और इटली में प्रोपल्शन के इक्विपमेंट जा रहे हैं। मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका में पैसेंजर कोच जा रहे हैं और जल्दी ही मरहोरा में, सारण जिले में, बिहार में बनने वाले लोकोमोटिव जाएंगे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने के लिए। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे लोकसभा से, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल बजट में, जो रेल मंत्रालय की बजट में जो अनुदान मांगे थी, उस पर जो चर्चा हो रही थी, उसी का जवाब दे रहे थे। और ऐसे में अपने जवाब में मुख्य तौर पर रेल मंत्री ने इन बातों को सामने रखा कि कैसे भारतीय रेल कुछ महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है, कुछ महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। रेल किराए में 2020 से कोई वृद्धि नहीं हुई है, साथ ही सबसे अधिक सब्सिडी देता है रेल मंत्रालय, और विभिन्न देशों की अगर तुलना करते हैं तो भारत बहुत अधिक सब्सिडी देता है। लेकिन बीच बीच में हमने देखा किस तरीके से विपक्ष भी लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा था। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, इस बार भी हमने देखा रेल मंत्री कुछ अहम बातें सामने रख रहे थे, लेकिन उस सबके बावजूद विपक्ष का हंगामा लगातार जारी था। यही हंगामा हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसके बाद से ये हंगामा लगातार जारी है। क्या कारण है, क्या मांग है विपक्ष की, और क्यों नहीं महत्वपूर्ण चर्चाओं पर, खासतौर पर जो रेल मंत्री का जवाब दिया जा रहा है, उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए विपक्ष को। ममता, देखिए, रेलवे की अनुदान मांगों पर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री इस वक्त चर्चा का जवाब दे रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण
बातों को रेलवे को लेकर वो बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वक्तव्य दिया महाकुंभ की सफलता को लेकर, प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसकी जो एक शानदार सफलता हुई और दुनिया ने देखा कि भारत का जो आध्यात्मिक जो गौरव है, जो आध्यात्मिक चेतना है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद ही तुरंत तमाम विपक्ष के सांसद खड़े हुए और वो दरअसल कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि नियम 372 के तहत कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री सदन में वक्तव्य दे सकते हैं और उस वक्तव्य के बाद कोई सवाल पूछने की परंपरा या फिर सवाल की अनुमति नहीं दी जाती है लोकसभा में। और ये जो विपक्ष की मांग है ये कतई उचित नहीं है और इस तरह से हंगामा करना ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने इस बात को कहा और उस वक्त जब हंगामा जारी रहा तब लोकसभा की कार्रवाई आधे घंटे के लिए तकरीबन स्थगित करनी पड़ी 1 बजे तक। और 1 बजे अब जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, हंगामे के बीच अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जवाब दे रहे हैं। तो ये पूरा एक तरह से प्रकरण देखने को मिला सदन के अंदर। जी शैलेंद्र, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महाकुंभ पर सदन में वक्तव्य दिया गया, एक तो इसकी महत्ता के बारे में भी जानना चाहेंगे, खासकर तब जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इतिहास के जो महत्वपूर्ण पड़ाव है अगर उनको देखें तो वर्तमान के दौर में भी महाकुंभ का सफल आयोजन एक नए मोड़ की तरह सामने देखा जाना चाहिए। देखिए, कई महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा में वक्तव्य से निकलते हैं। पहली बात तो दुनिया ने देखा है कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का जो ये मौका है वो जहां करोड़ों लोग स्वतः आते हैं बिना सुविधा का ख्याल किए हुए और एकजुटता का एक संदेश, जहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। दुनिया जब तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, उस वक्त प्रयागराज में करोड़ों लोगों का इकट्ठा होना शांति तरीके से और एक संदेश देना भारत का जो आध्यात्मिक गौरव है, भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है, उसको दर्शाता है और दुनिया को एक संदेश जाता है कि भारत के संस्कृति की आखिर क्यों चर्चा होती है और दुनिया प्रेरणा ले सकती है, सीख ले सकती है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये ठीक 1 वर्ष बाद महाकुंभ का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जो इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये बात दीगर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महाकुंभ को लेकर बड़ी बातों को सामने रखा तो उसमें जन चेतना की जागृति का भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके का विराट आयोजन था ये और जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग बोलियों, अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ पर एकजुट हुए, वहां ये हमारी एकता के सामर्थ्य को भी दिखाता है। और जाहिर है कि ये जो एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य था वो ये भी दिखाता है कि आज के भारत में सामर्थ्य किस तरह का है कि एक और हमने राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, दूसरी ओर इस स्तर का जो आयोजन हुआ है महाकुंभ का। हमारे शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जो सबका प्रयास को भी सलाम किया एक तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, जिस तरह सभी लोग एकजुट हुए, न केवल तमाम प्रशासन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, बल्कि तमाम देशवासी भी जिस तरह इसमें एक साथ जुटे, ये भी भारत के सामर्थ्य के साथ साथ सबका प्रयास की सफलता को भी दिखाता है, जो बार बार भारत विश्व के सामने प्रस्तुत भी करता रहा है। बिल्कुल ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि इस सफल आयोजन से जो भी लोग जुड़े हुए थे उनकी सराहना की और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के लोगों की विशेष तौर पर सराहना की। दरअसल इस तरह का एक भव्य और सफल आयोजन दर्शाता है कि भारत में हम करोड़ों लोग एक साथ एक जगह स्वतः इकट्ठा होते हैं और एक संदेश देते हैं। तो ये एक चेतना का मौका तो है ही, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ हम मिलजुल कर कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य भारत के लोगों के लिए असंभव नहीं है जब समाज एक साथ हो जाए और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रही है कि किसी भी बड़े अभियान या किसी बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए वो जनता की जो भागीदारी है, समाज की जो भागीदारी है, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और तमाम अभियानों में हमने देखा भी है। तो निश्चित तौर पर महाकुंभ के आयोजन में और लोगों की जो भागीदारी रही है वो इस तरफ दर्शाता भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने नदी उत्सव के विस्तार की बात कही है कि अब वो समय है
कि हम अपने छोटी बड़ी नदियों की सफाई पर, स्वच्छता पर, उनके पुनर्जीवन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण संदेश जिसे आत्मसात करने की अब जरूरत है पूरे देश को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी खबर संसद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में अपना संबोधन दिया है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे रायसीना डायलॉग की। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद बात रायसीना डायलॉग की, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन यानी आज थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस इस विषय के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं होगी तो सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा और कोई भी देश जो चरमपंथी रुख अपनाता है और जोखिम उठाता है वे अव्यवस्था का फायदा अपने फायदे के लिए उठाएंगे। We do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अव्यवस्था पर अपने विचार रखते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन साथ ही इस रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर भी पश्चिमी देशों को घेरा। उन्होंने कहा कि हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वैश्विक नियमों का आधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर पर आक्रमण को विवाद में बदल दिया। After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that old order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So, I think we need, if to have an order, there must be fairness. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दशकों से मजबूत है।
रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन अपने मुख्य भाषण में तुलसी गाबार्ड ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ती रही है और मजबूत होती रहेगी। It's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. The partnership between our two countries has been strong for decades, and under the leadership of two great leaders and true great friends, President Trump and Prime Minister Modi, and rooted in our shared values of peace and freedom, security and prosperity, I'm confident that this partnership and friendship between our two nations and our leaders will continue to grow and strengthen. और अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने कहा कि दुनिया में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और ऐसे में हमारा जोर शांति पर समय अनुकूल है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांत और सुरक्षित विश्व के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। We live in a time where war and conflict is being waged on many fronts around the world. So your focus again on peace, people, and planet is timely. It is times like this that call on leaders to stand up for these interests that affect us all and will affect generations who will follow. In President Trump's recent campaign for the presidency, he made it a pillar of his campaign to share his commitment to peace and to bring his leadership towards bringing about an end to the Russia-Ukraine war. Now, these goals cannot be achieved by any one person or one nation alone. Our ability to make progress toward a peaceful, secure, free, and prosperous society must be done together, and it begins with us. और साथ ही तुलसी गाबार्ड ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी का प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र है। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. And we must tackle these challenges together. Our ability to do so as nations, as leaders, as people, is critical towards achieving our collective goals. तो रायसीना डायलॉग में विश्व के कई नेता रख रहे हैं अपने अपने विचार। 2016 से शुरू हुआ रायसीना डायलॉग और अब इसका 10वां संस्करण है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर हम इस 10वें संस्करण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की, चाहे हम कूटनीति की बात करें या विदेश नीति की बात करें, इस लिहाज से ये रायसीना डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने आज जो बातें सामने रखी, कह सकते हैं कि बहुत स्पष्ट लेकिन कड़े शब्दों में सच्चाई दिखा दी है उन्होंने विश्व को कि अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से दोहरा रुख अपनाते रहे हैं ये पश्चिमी देश। निश्चित तौर पे देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने जो शुरुआत में कहा और जो अंत में कहा, दो बार उनके कमेंट हुए, उन दोनों का एक सार तत्व यही था कि दुनिया एक तरीके से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में विभाजित है। जो वेस्ट ये समझता रहा है कि वो जो करते हैं सबसे सही है, और जो ग्लोबल साउथ के लोग करते हैं वो कहते हैं कि वो गलत है, उसका इरादा गलत रहा है। तो एक तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक खास बात कही कि जो दुनिया का सबसे बड़ा देश था जो कॉलोनियल ऑपरेशन का शिकार रहा, वह भारत रहा, लंबे समय तक भारत रहा। और उसके बाद जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके बाद उस समय पश्चिमी देश और उन्होंने अमेरिका का भी नाम लिया कि उस समय खड़े हो गए। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कश्मीर के मामले में कि कश्मीर के मामले में जब भारत सदिच्छा से गया यूएन में, तो यूएन में विक्टिम जो भारत था और जो इन्वेडर जो पाकिस्तान था, उन दोनों के एक ही यार्डस्टिक पे तोला गया और इसमें अमेरिका और वेस्ट दोनों शामिल थे। तो यह उदाहरण देके उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन था या पुराना इंटरनेशनल ऑर्डर था, वह इंटरनेशनल ऑर्डर एक पुरानी ऐसी रियलिटी पे आधारित था जिसकी छाप वर्ल्ड वार II के जो
बना था ग्रुपिंग, उसमें था, जिसमें कि ग्लोबल साउथ की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। वर्ल्ड वार 2 में भी विकसित देश ही आपस में लड़ रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत है आज की कि वो कन्वर्सेशन का जो तरीका है, वो कन्वर्सेशन का तरीका बदलना चाहिए, जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्डर को आज के रियलिटी के मुताबिक बननी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भारत इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं चाहता, भारत इंटरनेशनल ऑर्डर चाहता है और जो ज़मीनी हकीकत है दुनिया की, उस हकीकत के आधार पर चाहता है। तो एक तरीके से उन्होंने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की, क्योंकि आज के वो पहले प्रमुख सेशन में उपस्थित थे। जी अखिलेश, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब तुलसी गाबार्ड ने इन बातों को सामने रखा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता, जाहिर है कि भारत की महत्ता उसमें और बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो बात कही कि अमेरिका फर्स्ट की परिभाषा जो विश्व समझ रहा है, ट्रंप वो नहीं, उससे आगे विस्तार देते हुए उन्होंने इन बातों को सामने रखा है। क्या अपने रुख को और विस्तार देता नजर आ रहा है अमेरिका इस मंच पर? निश्चित तौर पे देखिए, तुलसी गाबार्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के इस बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का कोई इतने बड़े स्तर का अधिकारी भारत आया है। और उन्होंने, आज तीसरा दिन है उनका, इस दिन में कई लोगों से मुलाकात की। लेकिन आज जो उन्होंने अपना भाषण दिया, उन्होंने एक तरीके से कहे कि उन्होंने दिल खोल के भाषण दिया, जैसे कि श्री कृष्णा भी 2 बार बोला। उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट में हम अन्य देशों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि जो है, हम पीस मेकर के रूप में उनकी लेगेसी को स्थापित करना चाहते हैं। और तीसरी बात जो तुलसी गाबार्ड ने कही, वो कही कि जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, उसकी सुरक्षा और उसकी प्रॉस्पेरिटी सबके लिए, सबकी सुरक्षा और सबकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस का जो इनिशिएटिव लिए है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी देशों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अपना योगदान करना चाहिए। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि सकारात्मक संदेश था आज, जबकि रूस यूक्रेन पे अमेरिका जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ शांति स्थापित हो और वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। तो तुलसी गाबार्ड का संदेश था, इसी रूप में था, एक शांति दूत के रूप में। जी बिल्कुल अखिलेश, और जब आज यूक्रेन के विदेश मंत्री भी राइसन डायलॉग में अपनी बात सामने रखेंगे, तमाम महत्वपूर्ण वक्तव्य जिन पर रहेगी करीबी नजर, आप भी ध्यान रखिए इन खबरों पर, आपसे वापस से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर नागपुर से। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की रात को भड़की हिंसा के बाद अब हालात काबू में है। एक्स्ट्रा फोर्स शहर में बुलाई गई है, साथ ही केंद्रीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों और एसपीआरएफ की एक टीम को भी तैनात किया गया है। शहर में हिंसा के बीच निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। हिंसा में करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और करीब 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं। और इस बीच गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि हिंसा के कारण और शुरू होने की वजह की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। यहाँ पे सिविलियन सिर्फ 2 या 3 ही इंजर्ड है। वो इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। और नागपुर में हुई इस हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विस्तृत बयान दिया। उन्होंने इस हिंसा की जड़ में फैली अफवाहों का उल्लेख करते हुए कहा कि शाम को एक अफवाह ने तूल पकड़ लिया, जिसकी वजह से ये मामला गरमाया और हिंसा की घटनाएं हुई। इस हिंसा में 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हिंसा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक क्रेन और 2 जेसीबी समेत 4 पहिया वाहनों को जलाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर तलवार से भी हमला किया गया। घटनास्थल पर 80 से 100 लोगों का जमावड़ा हुआ था। हिंसा के दौरान 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 5 आम नागरिकों पर भी हमले हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपीआरएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की, विश्वास दिलाया कि इस हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पुलिस, समाज, आम लोगों पर हमला किया है, उनको बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में आप लोग अभी अमन शांति बनाए रखें। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो समाज कंटक थे उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई। 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अगर इस पूरी खबर को एक तौर पर देखें तो अभी तक पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच के साथ कैसे, क्यों, किसने की ये हिंसा, इस पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन क्या पुलिस इस मामले को एक योजनाबद्ध साजिश के तहत लेकर चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई और जिस तरीके से कम समय में ही घटना ने एक विकराल रूप लिया, वो कुछ संदेह जरूर पैदा करता है। ममता, देखिए, जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, कई सारे प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई है, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे बात हुई है। जैसा कि नितिन गडकरी ने भी कहा, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं, पुलिस महकमे से भी ये बात आई है कि जो भी घटना हुई है वह स्थानीय लोगों की संलिप्तता के अलावा जो बाहर के लोग थे वो वहां पे आए। अगर आप देवेंद्र फडणवीस की जो बात उन्होंने सदन में कही, अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि एक ट्रॉली जो है वो पत्थर वहां पे मिला है। इसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी वो ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल बम भी फेंका गया। हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी, वो बता रहे हैं कि जो बाहरी लोग थे, जिस तरफ उनका इशारा हो रहा है, बेसिकली ये है कि सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी जो है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच की गई है। और एक तरीके से आप देखें तो वो शांत जगह, जहां नागपुर में कभी इस तरीके का आमतौर पर देखा नहीं जाता, इस तरह के 2 गुटों में इस तरीके की झड़प जो है वो देखी नहीं जाती, लेकिन वहां पर काफी जो है योजनाबद्ध तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए अभी रखा है। पूछताछ जारी है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक्सेस किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की शिनाख्त की जाए जो कि स्थानीय नहीं थे और वो वहां पर आए थे, ताकि फिर आगे पूछताछ की जा सके कि वो किस लिए वहां पर थे और संलिप्तता किस तरीके की थी। देखिए, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, जो निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, दोनों को डैमेज किया गया है। इसके अलावा जो है जिस तरीके का अफवाह उड़ाया गया, अफवाह उड़ाने में कम्युनिकेशन का रोल रहा है। एहतियात के तौर पर फिलहाल 14 जगहों पर जो है वो संचारबंदी कर दी गई है, चाहे वो इमामबाड़ा हो, जो महाल का बेसिकली जो एरिया है, चाहे वो कपिल नगर हो, शांति नगर हो, ये सब वैसे क्षेत्र है जहाँ पे संचारबंदी की गई। हालांकि सुबह में इसमें थोड़ी ढील दी गई थी। इसके अलावा जो 163 है बीएनएनएस का, उसको वहाँ पे अप्लाई किया गया है, ताकि 4 से 5 जो लोग हैं, जो अति आवश्यक जो सेवा है वही फिलहाल वहाँ पे चलाई जाए और 4 से 5 ज्यादा लोग जो एक जगह इकट्ठे नहीं हो। पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही हो रहा है, जो बाहर से लोग आए उनकी शिनाख्त पुलिस कब तक करती है और तभी इस मामले की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। ममता। योगेश, ऐसे में आपने तमाम एहतियात के जो कदम हैं उठाए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन जमीन पर हालात कितने नियंत्रित इन मायनों में है कि लोग अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं? डर का जो माहौल पैदा हुआ था उसमें भी कहां तक कमी आई है? देखिए, दुकानें बंद रखी गई हैं। जो एरिया जो मैंने आपको बताया अभी, महाल का जो एरिया है, चिटनीस पार्क का जो एरिया है, जो शांति नगर का एरिया है, कपिल नगर, ये जो बेसिकली जो एरिया है, जो क्षेत्र है जहां पर करीब 14-15 क्षेत्र है, जो छोटे छोटे, जो मैं आपको गांधी मार्ग का जो एरिया बता रहा हूँ, बेसिकली मार्केट एरिया है वहां पर। और यहाँ पे जो दोनों समूहों को, जो आप समुदाय बोल रहे, वो लोग जो है वो वहां पर रहते, लंबे समय से रहे। बेसिकली मार्केट का लेन देन का एरिया है, कई तरह के शॉप है वहां पे, उसको जो है बंद रखा गया है।
ये यहाँ पर आधिकारिक तौर पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन लोग जो है उन्होंने अपनी दुकान को एहतियात के तौर पे बंद रखा गया। तो अगर आप आम जनजीवन की बात अगर आप कह रहे हैं तो आम जनजीवन काफी प्रभावित है और उसका जो असर है वो आज दिख रहा है। इसके अलावा जो उससे सटे हुए क्षेत्र है वहां पे भी लोग नहीं जा रहे। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बात भी कही गई है, जो सीपी है उनकी तरफ से भी, रवि सिंघल की तरफ से भी ये बात कहा गया है कि जो अभी जरूरी जिन लोगों को जरूरत है वही बाहर निकले, क्योंकि अभी पुलिस का एक्शन चल रहा है, पुलिस चीजों को पहचान रही, हो सकता है कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल जो है स्थिति अभी कूलिंग पीरियड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में भले ही कह सकते हैं, लेकिन लोगों को फिलहाल एहतियात के तौर पे लोग फिलहाल एहतियात बरती जानी जरूरी है और पुलिस जो दिशा निर्देश दे रही है सभी नागरिकों को उनका भी पालन करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल हमारे साथ इस खबर पर बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जर्मनी के संगीतकार कास्माई का जिक्र किया था। कास्माई का भारतीय संस्कृति और संगीत के प्रति गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर इस संगीतकार का एक वीडियो शेयर किया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय। ये सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है। इस बिटिया का नाम कैसमी है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। जन्म से ही देख नहीं पाती है। ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। When I heard that Narendra Modi ji was mentioning me in his Mann Ki Baat, it definitely meant the world to me. I just couldn't believe it. And I was so baffled by it. Like, I didn't know what to say for some minutes. I was just speechless. It changed my life a lot. There was actually so much media going on, like also in Germany. It was 10 to 20 interviews a day. So last year, I got actually the call from the Prime Minister's office telling me, okay, he wants to meet you. Where we met, he was being very kind to me. Like, he cracked jokes and it was very funny. He is a huge politician in the world. I really kind of see it as a role model that he presents himself still as a human being. I'm very grateful for him for mentioning me, because I would never have thought that he would like my song so much, that he would see the love I have for India, and I still can't believe it. It's still unreal. I'm just very happy. I really love music and spirituality, so I love you, India. Hey Bhola Shankara, avard tula belachi, belacha panachi. बढ़ते हैं आगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ कर रहा है। पटना स्थित ईडी कार्यालय में दोनों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में ईडी ने इस साल जनवरी में लालू यादव और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की थी। 20 जनवरी 2024 को दिल्ली और पटना में ईडी की टीम ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए बड़ा घोटाला किया। इसके तहत रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। इन जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे जोन्स में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई। आरोप यह भी है कि लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की, जबकि उस समय के सरकारी दर के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी और इन जमीनों के अधिकतर मामलों में मालिकों को कैश में भुगतान किया गया। तो घोटाले के बड़े आरोप लालू परिवार पर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत जल्द ही टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
नई दिल्ली में टीबी इनोवेशन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और टीबी उन्मूलन की दिशा में ये नवाचार सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि देश में टीबी के संक्रमण के दर में 17% की गिरावट और मृत्यु दर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। टीबी उपचार की दर में भी 32% की वृद्धि हुई है। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने एक इनोवेशन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। नई नई तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर बेहतरीन मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं। हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं और ऐसी भी डिवाइसेस हमने देखी कि स्पूटम सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रेथ के सैंपल से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ढेर सारा नवाचार है और हमारी भी कोशिश है इस आयोजन के पीछे कि ऐसे जो नए नए आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, नई तकनीक खास तौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सपोर्टेड है या उस पर बेस्ड हैं, उसके आधार पे जो हमारा टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है और ये जो हमारा लक्ष्य है, इसको हम ज़्यादा गति प्रदान कर सकें। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी दोनों नेताओं के बात करने की योजना की सोमवार सुबह पुष्टि की। इससे पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों नेताओं के मंगलवार को बात करने की योजनाओं की पुष्टि की, लेकिन विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम घटनाओं के पहले कुछ नहीं कहते और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत की विषय वस्तु किसी पूर्व चर्चा का विषय नहीं होती। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें रूसी युद्ध को समाप्त करने का एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। कीव की ओर से 30 दिन के अंतरिम युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उनका ये बयान आया था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने लगातार कहा है कि उनके देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और रूस को उस क्षेत्र को उन्हें सौंप देना चाहिए जिस पर उन्होंने कब्जा किया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि युद्ध विराम के लिए ऊर्जा और बिजली संयंत्रों से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। रूस वर्तमान में यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संभावित परमाणु आपदा की आशंकाओं के बीच संयंत्र के बारे में अक्सर चिंता व्यक्त की है और माना जा रहा है कि अगर ये बातचीत सफल होती है तो 3 साल से जारी युद्ध पर विराम लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स का कैप्सूल धरती के लिए रवाना हो गया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भारतीय समय के अनुसार बुधवार तड़के लगभग 3:30 बजे धरती पर लौटेंगे। नासा ने एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स के यात्री ड्रैगन 10 क्रू यान के आईएसएस से अनडॉकिंग का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्री अपने रास्ते पर हैं। क्रू 9 ने आज भारतीय समय अनुसार सुबह 10:35 पर स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आने वाला अंतरिक्ष यान भारतीय समय के अनुसार बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे पहुंच जाएगा। अमेरिकी फ्लोरिडा तट के पास उनका स्प्लैश डाउन होने वाला है, जिसके लिए नासा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। नासा ने स्पेसएक्स क्रू 9 के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और अलेक्जेंडर गुरब्यूनोव का 17 घंटे का सफर कल तड़के भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन के साथ समाप्त होगा। हमास के खिलाफ नए इजरायली हमलों में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने गाजा पट्टी में फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जो जनवरी में युद्ध विराम लागू होने के बाद से इस क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर सबसे भारी हमला है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में प्रगति न होने के कारण हमले के आदेश दिए। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि इजरायल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर हमास के खिलाफ और कार्रवाई करेगा। हमास के एक अधिकारी ताहिर नूनू ने इजरायली हमलों की निंदा की।
एक बयान में हमास ने इस इजरायल की अकारण बढ़ती कार्रवाई को करार दिया और कहा कि इसने इजरायली बंधकों के भाग्य को खतरे में डाल दिया है। और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं खेल प्राइम सुचित्रा के साथ। तो सुचित्रा, क्या है बड़ी खबरें आज खेल प्राइम में? शुक्रिया ममता। शुरुआत करते हैं कबड्डी से जुड़ी खबर के साथ। इंग्लैंड में आयोजित हो रहे कबड्डी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने अपने पहले मुकाबले में इटली की टीम को 64-22 के अंतर से हरा दिया। टीम इंडिया के खिलाफ इटली पूरे मैच में बैकफुट पर नजर आई। भारतीय रेडर्स और डिफेंडर्स ने मिलकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर बनाए रखा। पिछले विश्व कप में भारतीय टीम ने इराक को हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया था। ये पहला मौका है जब कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया से बाहर हो रहा है। बात क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज फैफ डु प्लेसी को दिल्ली कैपिटल्स ने अपना उप कप्तान नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में डु प्लेसी को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। इससे पहले डु प्लेसी ने आईपीएल सीजन 2022-2024 में आरसीबी का नेतृत्व किया था। दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत 24 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलकर करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के विभिन्न पहलुओं की तारीफ हर दिग्गज क्रिकेटर द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी अपनी राय रखी है। गावस्कर ने कहा है कि भारतीय टीम अब 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस टीम में गहराई है और हर एक खिलाड़ी मैच जिताने का मादा रखता है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने पहले भी विराट और रोहित के बिना जीत हासिल की है, जो इस टीम की ताकत को सामने रखता है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के अलावा आकर्षि कश्यप, अनुपमा उपाध्याय, लक्ष्य सेन, मालविका बंसोड, एचएस प्रणॉय, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत अपनी चुनौती पेश करेंगे। विश्व की 16वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला एकल के पहले दौर में 28वें नंबर की खिलाड़ी भारत की मालविका बंसोड से भिड़ेंगी, जबकि लक्ष्य सेन पहले दौर में हमवतन एचएस प्रणॉय से भिड़ेंगे। बात फुटबॉल की। इंटर मायामी के स्ट्राइकर लायनल मेसी फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के अगले 2 मुकाबलों के लिए अर्जेंटीना टीम के दल से बाहर है। अर्जेंटीना टीम को अपने 2 मुकाबले उरुग्वे और ब्राजील के खिलाफ खेलने हैं। अर्जेंटीना की टीम अगर इन 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करती है तो टीम 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में सफलता का परचम लहराने वाले भारतीय दल के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इन खेलों में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते। हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। इटली के ट्यूरिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में इसी नारे को जीत का जज्बा बनाकर उतरे भारतीय दल ने इतिहास भी रचा और खुद की पहचान को दुनिया के सामने मजबूती के साथ सामने भी रखा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में देश के 49 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया, जहां 33 पदक हासिल किए गए। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा न केवल इन खिलाड़ियों की काबिलियत को सराहा गया, बल्कि आगे भी ये खिलाड़ी इसी तरह से अपने प्रदर्शन को बरकरार रखें, इस बात के विभिन्न मापदंडों को भी सामने रखा गया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी मौजूद रहीं, जिन्होंने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया। हर राज्य से यहाँ पे बच्चे आए हुए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देना ये बहुत बड़ी बात है। हर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री में उन्हें जाने का मौका मिल रहा है, उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और अपने लाइफ में भी आगे बढ़ने का मौका इस स्पोर्ट्स इवेंट के माध्यम से उन्हें मिल रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मलका नड्डा ने कहा कि एथलीटों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि समर्पण और दृढ़ता के साथ वो जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। ये वर्ल्ड चैंपियंस हम सबके लिए पथ प्रदर्शक है, क्योंकि ये दिव्यांगजन है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 102 देशों के बीच में अपना अस्तित्व स्थापित किया है और मेडल्स लेके ये जिस तरह से हमारे देश में
वापस पहुंचे हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय है। निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के द्वारा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में जीता गया पदक उनकी कड़ी मेहनत और उनके परिवार के अटूट समर्थन का प्रमाण है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का उद्देश्य खेल की दुनिया में समावेशिता को बढ़ावा देना है, जिससे सभी को पहचान हासिल करने का समान अवसर मिल सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति में ये खिलाड़ी लगातार खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ममता के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा खेल खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन इस वक्त की सभी बड़ी खबरों पर हमारी बनी हुई है करीबी नजर। तो आप बने रहें डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।